नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं क्लास 8 हिंदी पुस्तक वसंत पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। रचनाकार श्री कामतानाथ जी। इसमें आज हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तर पर। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ पर आधारित स्वनिर्मित प्रश्न दिए थे। आइए उन्हीं प्रश्नों पर आज हम चर्चा करते हैं, उनके उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले सामान्य हम लोग नॉलेज के प्रश्न से शुरू करते हैं इधर। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले मैंने जो इसमें दिया है वह है पाठ के लेखक का नाम लिखिए। इट इज़ वेरी इजी, है ना। पाठ के लेखक का नाम क्या है आपको मालूम है? जरूर मालूम है, श्री कामतानाथ जी। दूसरा क्वेश्चन, यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए जब क्लास 8 में आ गए हैं तब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम लोग को और लिटरेचर और काव्य शास्त्र की ओर घुसना है, प्रवेश करना है। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। तो साहित्य की विधा है ना, यानी आपने पढ़ा होगा कि हम लोग लिखने का तरीका जो होता है लिटरेचर को, साहित्य को, वो दो विधाओं में होता है मुख्य रूप से, एक गद्य और एक पद्य। तो पद्य में भी कविता है ना, और इधर गद्य में कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ देखना है। विधा का मतलब टेक्निक, शिल्प, किस शिल्प में, किस टेक्निक में लिखा गया है। तो यह है, आपने लिखा भी है, बहुत बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है। तो वह है गद्य विधा है जिसमें कहानी में लिखा गया है। यह एक संस्मरण का भी रूप ले सकता है। ठीक है ना, इसको संस्मरण भी कर सकते हैं, कहानी के रूप में भी कह सकते हैं। उसके बाद है इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है? मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर जो है वो कौन है? तो मेन कैरेक्टर इसमें आप सभी को मालूम है कि यह बदलू है। ठीक है ना, जिनको कि लेकर बदलू काका कहते थे। उसके बाद है नंबर 4, फोर्थ नंबर, लेखक बदलू को बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि उस गांव के सभी बच्चे उनको बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन बच्चों के साथ मिलकर उन्हें काका ही कहते थे। नंबर 5, लेखक छुट्टियां बिताने कहाँ जाते थे? यह भी बहुत आसान है। लेखक छुट्टियां बिताने अपने मामा के घर जाते थे। क्वेश्चन आसान है, इसलिए मैंने दिया कि इसके माध्यम से जो है आप उसमें घुसेंगे, उसका जवाब देंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ साथ आप इसके कंसेप्ट के साथ जुड़ेंगे, विषय वस्तु, कथा वस्तु के साथ जुड़ेंगे। नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, सारे गांव में लेखक को बदलू ही सबसे अच्छा क्यों लगता है? स्वाभाविक है, किसी को कोई अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि जो किसी के लिए उसके मन के मुताबिक कार्य करता है वह व्यक्ति अच्छा लगता है, वह इंसान अच्छा लगता है। तो यहाँ लेखक भी जब बदलू काका के यहाँ जाते हैं तो लेखक को बदलू काका उनके मनपसंद लाख की गोलियां बना करके बदलू काका देते हैं, आम खिलाते हैं, है ना, और तो और गाय का दूध पिलाते हैं। तो इस तरह से लेखक का मन वहाँ अच्छा से लगता था और लेखक खुश होता था, यही कारण है। तो उसके बाद नंबर 7, पैतृक पेशा किसे कहते हैं? पैतृक पेशा का यहाँ मतलब है कि पेशा मतलब व्यवसाय, व्यापार, यानी दादा परदादा पिताजी से जो पेशा, जो व्यवसाय, जो काम धंधा चला आ रहा है, रोजगार जो चला आ रहा है उस घर पे, उसको पैतृक पेशा कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वर्तमान में हमारे देश में विनिमय की कौन सी पद्धति प्रचलित है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब
होता है कि वस्तु के बदले वस्तु। जब हम पुराने ज़माने में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था या कम था तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, एक वस्तु खरीदना है, एक सामान खरीदना है, उसके बदले हम दूसरा सामान देते थे। तो उसमें कठिनाई होती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। एक वस्तु खरीदने के लिए हम उसके एवज में या उसके लिए हम दूसरी वस्तु उसी के मूल्यांकन के आधार पर दूसरी वस्तु देते हैं। तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। आज हमारे भारत में, हमारे देश में यह योग है कि पूरे विश्व में ही अभी मुद्रा विनिमय प्रणाली चल रही है। लेकिन यहाँ भारत की बात है तो इस संदर्भ में अगर देखते हैं तो वर्तमान में हमारे देश में विनिमय की यानी मुद्रा विनिमय प्रणाली है। ठीक है। इसके बाद है 9 बदलू का पेशा क्या था। पेशा मतलब वही रोजगार, किस तरह से उनका जीवन जीविका चलता था, किस काम से, है ना, किस रोजगार से। तो उनका रोजगार क्या था, चूड़ी बनाने का। चूड़ीहार या मनिहार शब्द का प्रयोग किया गया पुस्तक में। तो इनका मनिहारी का, चूड़ी बनाने का ये पेशा था। यहाँ है नंबर 10 लोहा लगना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। लोहा लगना का हम लोगों ने अर्थ में देखा है कि लोहा लगने का मतलब क्या हो जाता है, यह मुहावरा है यानी कठिन मुकाबला होना, है ना। तो उसका अगर हम प्रयोग करते हैं वाक्य में तो पुस्तक से हटकर अलग से हम प्रयोग करते हैं। यह भाषा विकास से संबंधित प्रश्न मैंने दिया था। तो हम कर सकते हैं, आज हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा पर दोनों देशों के बीच लोहा लगा हुआ है। यह लोहा लगने की स्थिति है। भारत और चीन की सीमा पर लोहा लगा हुआ है, यह लोहा लगने की स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह से और बहुत सारे उत्तर हैं इसके, बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं, आप और भी बना सकते हैं। ठीक है। तो यह है 10 हो गया। 10 के बाद 11 नंबर में देखते हैं कि भारतीय समाज में चूड़ियों की क्या महत्ता है। यहाँ पर चूड़ियाँ बनाने की बात आई है, चूड़ियाँ पहनने की बात आई है ना, चूड़ियों के उपयोग की बात आई है। इसलिए यह जान लेना अति आवश्यक है कि ये चूड़ी का उपयोग क्या है और भारतीय समाज में इसकी महत्ता क्या है। तो देखिए, आप सभी जानते भी होंगे कि हमारे भारतीय समाज में खासकर महिलाओं के लिए इसकी बड़ी उपयोगिता है। जब शादी होती है स्त्रियों की तो शादी के उपरांत यह चूड़ी पहनने का रिवाज है, परंपरा है। इसे शुभ माना जाता है। यह सुहागन शादीशुदा औरतों के लिए चूड़ी शुभ मानी जाती है। चूड़ियों का पहनना शुभ माना जाता है, चूड़ियों का टूटना अशुभ माना जाता है। जब तक औरतों के सुहाग की रक्षा होती रहती है, सुहाग अर्थात उनका पति जब तक जीवित होते हैं तो उनके लिए 2 सुहाग की बात की गई है। एक होता है जो सिंदूर होता है और एक होता है हाथ में चूड़ी। ठीक है ना। तो यहाँ हम चूड़ी की बात करने आए हैं। तो यह हमारे देखेंगे हमारे भारतीय समाज में चूड़ियों की महत्ता। तो हमारे भारतीय समाज में चूड़ियों की अत्यधिक महत्ता है। हमारे समाज में जो शादीशुदा औरतें होती हैं जिनके पति जीवित होते हैं उनके हाथों में चूड़ियाँ पहनने की परंपरा है। कलाइयों में चूड़ियाँ डालने की, पहनने की परंपरा है और यह उनके लिए एक श्रृंगार है, एक शोभा है और यह उनके जीवंत होने का एक प्रमाण है। ठीक है, सुहागन होने का प्रमाण है। 12 क्वेश्चन 12 मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस कथन का बदलू का उदाहरण देते हुए आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काटना, हाथ कटना, हाथ कट जाना यह सामान्य अविधार्थ नहीं है। इसका जो है मुहावरा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लक्ष्यार्थ
है ना, लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर में भी ये आता है। तो इसका लक्ष्यार्थ और मुहावरा के रूप में प्रयोग करते हुए अगर इसको अर्थ को देखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि काम धंधे छीन जाना, हाथ कट जाना, काम धंधे छीन जाना, रोजगार चला जाना, नष्ट हो जाना, यह होता है हाथ कटना, हाथ काटना, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर अगर देखें बदलू के संदर्भ में, इस कथा के संदर्भ में तो देखें तो क्या है, बदलू अभी तक अपने हाथों से लाख की चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन अब मशीन का युग आ गया, अब बारीक चूड़ियाँ बनने लगी, कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, मशीन से और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनने लगी। ऐसी स्थिति में अब उनकी चूड़ियों को कोई पूछता नहीं है, इसलिए मशीन आने से, मशीनीकरण से क्या हो गया कि धीरे धीरे उनका काम बंद हो गया और उनका रोजगार नष्ट हो गया और वो आर्थिक तंगी से गुजरने लगे। तो यहाँ इसको देखेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आगे देखते हैं 12 के बाद है या 13। बदलू के मन की कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो बदलू के मन की कौन सी व्यथा थी, काम छीन जाने की व्यथा थी। उनका काम छीन गया था, वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन मशीनीकरण के कारण उनका काम छीन गया, रोजगार समाप्त हो गए, आर्थिक तंगी की स्थिति से वे गुजर रहे हैं, लेकिन वो किसी से बता नहीं रहे हैं, लेखक से भी बता नहीं रहे हैं। फिर भी लेखक समझदार थे, उनकी व्यथा को, उनके मन की व्यथा को, मन के दुख को, पीड़ा को वो समझ लेते हैं, उनकी भावना को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है 14, मशीनीकरण से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो अभी आपने देखा कि मशीनीकरण से बदलाव यह आया कि अभी तक वे अपने हाथों से चूड़ियाँ बनाते थे, उन चूड़ियों की खपत होती थी, कंज्यूम होता था, लोग उसका उपभोग करते थे और इस प्रकार से उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी और उनका पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन अब मशीनीकरण के कारण उनका रोजगार छिन गया और अब वे बदहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। 15, लाख के 3-4 उपयोग लिखिए। लाख का उपयोग किन किन कार्यों में किए जाते हैं। ये दोनों एक ही प्रश्न है, एक ही प्रकार का, नेचर एक ही है, इसलिए मैंने यहाँ दिया था। तो लाख का उपयोग एक तो देखा आपने चूड़ियाँ बनाने में, और उनका उपयोग खिलौने बनाने में होता है ना, आभूषण बनाने में भी उनका उपयोग किया जाता है। बाली जो होती है या कंगन जो होते हैं, उसके बीच में जो खाली स्थान रह जाता है वह उस लाख से भर दिया जाता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि सीलिंग काम में, जैसे घर वगैरह मकान में तालाबंदी करते हैं, सील करते हैं, है ना, मुहर बनाने में उनका काम आता है, बहुत सारे प्रयोग हैं। इसके बाद है 16, मशीनीकरण और औद्योगिकरण से आपके गांव के आसपास क्या परिवर्तन या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो देखिए कई सारे बदलाव हैं, आप प्रायः देखते होंगे, हमेशा देखते हैं अपने गांव में भी, आसपास में। पहले क्या था कि जब मशीनीकरण नहीं था, गांव में पगडंडियाँ होती थी, कच्ची सड़कें होती थी, जिन पर बैलगाड़ी, टायर गाड़ी, टमटम गाड़ी, है ना, तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती थी। धीरे धीरे मशीनीकरण हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, अब उस पर कार, जीप, मोटरसाइकिल, ट्रक, है ना, बड़ी बड़ी सवारियों का आना जाना, जिसके कारण क्या हुआ, पहले जो शांति का माहौल था, ठीक है कि विकास भी हुआ लेकिन शांति का माहौल था, तो वह बदलाव आया। अब दिन भर भों पों रेल पेल की स्थिति बनी रहती है। और तो और अभी पहले देखते हुए कि बैल के माध्यम से खेत की जुताई होती थी, अब वहाँ पर ट्रैक्टर आ गया। देखते थे कि धान कूटने के लिए या फिर गेहूं की पिसाई के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, या हाथ से ढेंकी में
मैनुअल मूसल से उसकी कुटाई होती थी, लेकिन आज गांव-गांव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े फ्लावर्स मिल, राइस मिल्स, वो सब बैठ गए हैं, है ना, जिसके कारण शांति भी भंग हुई है, विकास हुआ है और इस तरह से बदलाव देखा जाता है। ठीक है, तो लास्ट है 17, पाठ का उद्देश्य या संदेश क्या है। तो पाठ का संदेश मुख्य रूप से यह है, लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आज आधुनिकता का विकास तो हुआ है, सभ्यता का विकास हुआ है, लेकिन ऐसे विकास में बदलू जैसे लोग हैं, जो पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, जो समय के साथ बदल नहीं सके, उन्हें परेशानी भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं लेखक कि अगर कोई विकास होता है तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो पुरानी हमारी पद्धति थी उसके साथ तालमेल बैठाते हुए या उन्हें किसी प्रकार की क्षति न हो, उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको भी पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित होने का भरपूर अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।